हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो प्रारंभ करते हैं राजस्थान का अफवाह तंत्र। और इसके अंदर मैं आपको राजस्थान की नदियां और पार्ट दूसरे के अंदर मैं राजस्थान की झीलें बताऊंगा। ठीक है, देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने को देखने जरूरी है। आरएस मेंस के अंदर आया है कि 2012 में बनास की 4 सहायक नदियों के बारे में बताएं। फिर 2012 में एक और आया था आईजीएन इंदिरा गांधी नहर है, उसमें जो लिफ्ट नहरें हैं उनका वर्णन करें। 2018 में आया था राजस्थान की नदी प्रणालियों का वर्णन करें। और प्री और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन आते हैं वह तो आप जानते ही होंगे कितने आते हैं क्वेश्चन अफवाह तंत्र से। हर एक प्रतियोगी परीक्षा में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं और इसके अलावा झीलों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो दोस्तों, अपन प्रारंभ करते हैं। देखें, राजस्थान के अंदर अरब सागर, अंतः प्रवाह और बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें अंतः प्रवाह की नदियां राजस्थान में 60% है, अरब सागर में गिरने वाली 17% है और बंगाल की खाड़ी का में गिरने वाली नदियां 23% है। ठीक है, तो अफवाह तंत्र को राजस्थान को 3 भागों में बांटा है। सर्वप्रथम है अंतः प्रवाह वाली 60%, अरब सागर में गिरने वाली 17% जो कि सबसे कम है, और बंगाल की खाड़ी में गिरती है जो है 23% है। ठीक है, राजस्थान की जल विभाजक अरावली को माना जाता है और भारत के कुल सतही जल या फिर नदी जल का राजस्थान में 1.16% है। 1.16% है सतही जल, जो सतह पर है भूमि के ऊपर, या फिर नदी का जल, उसमें भारत का जल का 1.16% है। भारत में कुल भूमिगत जल जो कि भूमि से निकाला जाता है उसका जल राजस्थान में 1.69% है। मतलब भूमिगत जल राजस्थान में अधिक है भारत का। ठीक है, और अगर देखें अपन राज्य में कुल नदी बेसिन 15 हैं। टोटल राजस्थान में नदी बेसिन कितने हैं? 15 हैं। और उप बेसिन 58 हैं। उप बेसिनों की संख्या राजस्थान में कितनी है? 58 है। और नदी बेसिनों की संख्या वैसे कितनी है? 15 है राजस्थान के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अब तक हमने पढ़ा कि राजस्थान में अंतः प्रवाह की नदियाँ 60% हैं और अरब सागर में गिरने वाली नदियों का भाग 17% है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का भाग 23% है। सर्वप्रथम अंतः प्रवाह की नदियां हैं जो कि 60% है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली 23% है जिनका सेकंड स्थान है। अरब सागर में कम गिरती हैं जिनका स्थान है 17%। ठीक है, फिर देखते हैं अरब सागर की नदियां कौन कौन सी हैं एक छोटे से रिवीजन के अंदर, फिर उनको एक डिफाइन तरीके से पढ़ेंगे। अरब सागर में गिरने वाली नदी है पहली लूणी। ठीक है, नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है। 495 किलोमीटर लंबी है लूणी नदी, लेकिन राजस्थान में 350 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह कच्छ के रण गुजरात में गिरती है लूणी नदी। फिर है माही नदी, मेहंद झील विंध्याचल एमपी से निकलती है और इसकी टोटल लंबाई 576 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। खंबात की खाड़ी में गिरती है माही नदी। ठीक है, फिर है पश्चिमी बनास नदी। यह नया सानवरा गांव सिरोही से निकलती है। नया सानवरा गांव सिरोही से निकलती है पश्चिमी बनास नदी और इसकी टोटल लंबाई 226 किलोमीटर है और यह लिटिल कच्छ गुजरात के अंदर ही गिरती है। साबरमती नदी पदराना हिल्स उदयपुर से निकलती है। पदराना हिल्स उदयपुर से निकलती है साबरमती नदी और इसकी टोटल लंबाई 416 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में ओनली 45 किलोमीटर है और यह खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो जो भी राजस्थान में 4 नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं मेन, इनके अलावा राजस्थान के अंदर कोई एक आधी होगी जो छूटी है, लेकिन ये 4 नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती है। मरुस्थल से बहती हुई अरब सागर में, जो कि राजस्थान के किस हिस्से में है? पश्चिमी हिस्से के अंदर है अरब सागर, वहाँ पर गिरती है। पहली अपन ने देखी कि लूणी नदी है। लूणी नदी की टोटल लंबाई हमने देखी 495 है, लेकिन राजस्थान में 350 किलोमीटर है। लूणी नदी नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है और यह कहाँ पर गिर जाती है? कच्छ के रण गुजरात में गिरती है। माही नदी मेहंद झील विंध्याचल एमपी से निकलती है।
टोटल इसकी लंबाई 576 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। खंबात की खाड़ी में गिरती है कौन सी? माही नदी। फिर है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास कहाँ से निकलती है? नया सानवरा गांव सिरोही से निकलती है। सिरोही आपको पता है पश्चिम में ही है एकदम, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पश्चिमी बनास क्योंकि यह पश्चिम एरिया में स्थित है राजस्थान के। तो पश्चिमी बनास नया सानवरा गांव सिरोही से निकलती है और इसकी लंबाई 226 किलोमीटर है और यह लिटिल कच्छ में गिरती है। फिर आती है साबरमती नदी जो कि पदराना हिल्स उदयपुर से निकलती है। इसकी टोटल लंबाई 416 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान के अंदर साबरमती नदी की लंबाई ओनली 45 किलोमीटर है और यह भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अब चलते हैं डिटेल्ड वे के अंदर। ठीक है, तो सर्वप्रथम लेते हैं लूणी नदी। लूणी नदी का अपवाह क्षेत्र है अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर। आप तो क्या याद रखना? अपना बजाज। ठीक है, अपना बजाज याद रखना, अपना बजाज, ब-जा-ज, इससे सारे ज़िले आ जाएंगे अपना बजाज के अंदर। लूणी नदी के सभी ज़िले आ जाएंगे। लूणी नदी तो 495 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में 350 किलोमीटर बहती है। लूणी नदी तो नागपहाड़ी अजमेर से निकलती है, ठीक है, और कच्छ के रण में गिरती है। फिर है याद रखना कि इसकी एकमात्र दाई नदी है जो है जिसका नाम है जोजड़ी नदी, दाई जोजड़ी नदी। ठीक है, बाई कौन कौन सी नदियाँ हैं लूणी नदी की? सहायक सूकड़ी, बांडी, खारी, जवाई, सागी, मीठड़ी, लीलड़ी, गुहिया। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। सूकड़ी, बांडी, खारी, जवाई, सागी, मीठड़ी, लीलड़ी, गुहिया। ठीक है, इसके अलावा जो बांडी नदी है वो रासायनिक नदी के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी? बांडी नदी। ठीक है दोस्तों, मैं लास्ट तक आपको पूरी नदियां राजस्थान की आराम से मुख्य जुबानी याद करवा दूंगा क्योंकि इसमें मैं बार बार रिवीजन करता रहूँगा चीज़ों को और आपसे पूछता रहूँगा। ठीक है, और बी वेयर विद माई राइटिंग। मेरी राइटिंग प्लीज़ थोड़ी ऐसी है क्योंकि मैंने जो मेरे जल्दी नोट्स बनाए थे उन्हीं से मैं वीडियो बना रहा हूँ। फिर लूणी नदी का अन्य नाम क्या है? सागरमती, लवणवती, आधी मीठी, आधी खारी, अंतः सलीला। कालिदास के अनुसार इसे अंतः सलीला कहा गया है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कालिदास के अनुसार राजस्थान की कौन सी नदी को अंतः सलीला कहा गया है? तो वह है लूणी नदी को कहा गया है कालिदास के अनुसार अंतः सलीला। और इसका नाम क्या है? सागरमती। सागरमती, लवणवती, आधी मीठी आधी खारी क्यों कहते हैं आपको पता होगा? क्योंकि ये बालोतरा बाड़मेर से आगे खारी हो जाती है। अंतः सलीला भी कहा जाता है क्योंकि यह बीच में ही कई बार रहती है और पूर्णतः अपने जो कच्छ का रण है वहाँ पर गिरती नहीं है। फिर रेल या फिर नाड़ा। रेल या नाड़ा क्या है? जालोर में लूणी नदी के अपवाह क्षेत्र को रेल या फिर नाड़ा कहा जाता है। जालोर में कहाँ कहा जाता है? जालोर में। किस के अपवाह तंत्र को? लूणी नदी के अपवाह तंत्र को। राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र में लूणी का योगदान 10.4% है। जितना राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का है 10.41, उतना ही योगदान 10.40 का लूणी नदी का राजस्थान के अपवाह तंत्र में है। प्रतिशत की बात करें तो हमने देखा था कि अरब सागर में गिरने वाली 17% नदियाँ हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली 23% राजस्थान की नदियाँ हैं और 60% अपवाह तंत्र का हिस्सा अंतः क्षेत्र का है जो कि कहीं पर भी नहीं गिरती, इसके अंदर ही लुप्त हो जाती है। ठीक है, लूणी नदी की बात कर रहे थे। 495 किलोमीटर है लूणी नदी। नागपहाड़ी अजमेर से निकलती है, कच्छ के रण में गिर जाती है। ठीक है, और राजस्थान में इसकी टोटल लंबाई 350 किलोमीटर है। ठीक है, फिर देखते हैं दोस्तों इसके ऊपर परियोजनाएं कौन कौन सी है। जसवंत सागर पिचियाक बांध जोधपुर के अंदर है, लूणी नदी पर है। बांकली बांध सूकड़ी नदी पर है, जालोर में। बांकली बांध सूकड़ी नदी पर है, जालोर में। जवाई बांध पाली में है, जवाई नदी पर। हेमावास बांध बांडी नदी पर है। देखो, बांडी नदी को मैंने आपको क्या बताया था कि वह रासायनिक नदी कहते हैं और हेमावास बांध बांडी नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर? पाली में। आप सभी ने पढ़ा होगा कि हेमावास बांध पाली के अंदर है। हेमावास बांध पाली के अंदर है, लेकिन ये ध्यान रखना हेमावास बांध किस नदी पर है? बांडी नदी पर। बांकली बांध किस पर है? सूगड़ी नदी पर। और जवाई बांध जवाई नदी पर। पिचियाक बांध किस पर है? तो ये लूणी नदी पर है पिचियाक बांध। ठीक है, फिर देखें जवाई बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाई नदी पर है, सुमेरपुर पाली के अंदर है। ठीक है, आप तो याद रखें जवाई नदी और
पाली के अंदर है। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। और इसमें जलापूर्ति जवाई बांध कहाँ से करता, किस किस को करता है जवाई बांध जलापूर्ति? पाली, जोधपुर, जालोर, सिरोही। कौन कौन से एक बार याद रखें, जालोर और सिरोही एक तरफ आ गए और पाली और जोधपुर एक तरफ आ गए, तो 4 जिलों को जलापूर्ति करता है। इसी कारण इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जवाई बांध को कहा जाता है। फिर आप यह देखें कि जल स्तर घटता है तो सही सुरंग से जलापूर्ति करवाई जाती है। जवाई बांध में जब जल स्तर घटता है तो सही सुरंग बनाई गई है, उसी के द्वारा ही जवाई बांध में जलापूर्ति करवाई जाती है। सही सुरंग राजस्थान की प्रथम जल सुरंग मानी जाती है और उदयपुर से जवाई बांध को जलापूर्ति करवाती है। जवाई को सही खिलानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जवाई नदी के अंदर या फिर जवाई बांध के अंदर पानी की कमी होने पर सही सुरंग द्वारा इसे जलापूर्ति करवाई जाती है। हम पढ़ रहे थे दोस्तों लूणी नदी, जिसकी टोटल लंबाई 495 किलोमीटर, राजस्थान में 350 किलोमीटर है। यह नागपाड़ी अजमेर से निकलती है और इसके अलावा कच्छ के रण में गिर जाती है। और इसकी एकमात्र दाई नदी है, उसका नाम है जोजड़ी। और बांडी नदी को रासायनिक नदी भी कहा जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं दोस्तों माही नदी। ठीक है, तो माही नदी अपन ने पढ़ा था। माही नदी मेहंद झील से निकलती है विंध्याचल से। कहाँ से निकलती है? मेहंद झील विंध्याचल से निकलती है। इसकी लंबाई 576 किलोमीटर अपन ने पढ़ी थी, लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है और यह खंभात की खाड़ी में गिरती है। अब इसके विस्तृत देखते हैं कि माही नदी का अपवाह तंत्र कैसे है। बांसवाड़ा जो कि सबसे दक्षिण में राजस्थान के, फिर डूंगरपुर और फिर प्रतापगढ़। ठीक है, और मतलब अपने राजस्थान में 3 ही जिलों से गुजरती है माही नदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ से। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? अराव, अनास, चाप, मोरेन, सोम, जाखम। अराव, अनास, चाप, मोरेन, सोम, जाखम। आप 2-3 बार इनको दोहराएं, आपको याद इसकी सहायक नदियाँ हो जाएगी। कैसे? अराव, अनास, चाप, मोरेन, सोम, जाखम माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। अराव, अनास, चाप, मोरेन, सोम, जाखम राजस्थान में प्रवेश खांदू गांव से करती है, बांसवाड़ा से। और राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है माही नदी? तो राजस्थान के 3 जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा और उसके बाद डूंगरपुर और उसके बाद प्रतापगढ़ से। ठीक है, फिर देखें दोस्तों कि माही नदी त्रिवेणी संगम बनाती है बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, कौन कौन सी बनाती, किस किस के साथ बनाती है माही नदी? सोम व जाखम मिलकर किसके साथ? माही के साथ। सोम जाखम माही, सोम जा माही, सोम जा माही, सोम जा माही, सो जा माही याद रखें आप। तो सो जा माही बेणेश्वर डूंगरपुर, सो जा माही, सोम जाखम माही त्रिवेणी संगम बेणेश्वर डूंगरपुर में। और आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है यह बेणेश्वर डूंगरपुर, तो क्योंकि माघ पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। फिर है उपनाम, क्या है? माही नदी का उपनाम है आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की श्रवण रेखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखें। दक्षिणी राजस्थान की श्रवण रेखा निम्न में से किस नदी को कहा जाता है? तो माही नदी को कहा जाता है दक्षिणी राजस्थान की श्रवण रेखा नदी। ठीक है, फिर इसके अन्य क्या इसकी जानकारी है? सुजलाम सुफलाम परियोजना माही नदी में सफाई के लिए चलाई गई थी। सुजलाम सुफलाम योजना माही नदी में सफाई के लिए चलाई गई थी। माही नदी तो मेहंद झील से निकलती है। माही नदी की टोटल लंबाई 576 किलोमीटर है, राजस्थान में 171 किलोमीटर है और यह खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। लूणी नदी की टोटल लंबाई 495 किलोमीटर है, राजस्थान में 350 किलोमीटर है और यह नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है और कच्छ के रण में लूणी नदी गिर जाती है। एकमात्र दाई नदी है जोजड़ी नदी, लूणी की है। ठीक है, और आधी मीठी आधी खारी लूणी नदी को ही कहा जाता है और अंतः सलीला कालिदास ने लूणी नदी को कहा था। ठीक है, सुजलाम सुफलाम परियोजना का संबंध माही नदी से है और इसकी स्वच्छता के लिए, उसकी स्वच्छता सफाई के लिए चलाई गई थी सुजलाम सुफलाम परियोजना। इसके अलावा सुजलम परियोजना बाड़मेर में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रांबे के लिए है। सुजलाम परियोजना बाड़मेर में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रांबे के लिए है। महाराष्ट्र द्वारा चलाई पेयजल योजना है।
फिर देखें कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है, कौन सी है? माही नदी। माही की टोटल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर है। राजस्थान में कितनी है? 171 किलोमीटर है। मेहंद झील मध्य प्रदेश से निकलती है। माही नदी सुजलाम सुफलाम योजना सफाई के लिए चलाई गई थी। सुजलाम योजना बाड़मेर में जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है उसमें जलापूर्ति के लिए महाराष्ट्र द्वारा चलाई गई थी। विश्व की एकमात्र नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, क्योंकि यह तो ऐसे आती है मध्य प्रदेश से और राजस्थान से इस तरीके से गुजरती है। यहाँ से राजस्थान है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ऐसे 3 जिले आते हैं। ठीक है, फिर देखें कि इस पर कौन से बांध है। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा के अंदर है। कागदी पिकअप बांसवाड़ा में है। माही बजाज कागद पिकअप में यहाँ पर बांसवाड़ा में है। कडाना बांध गुजरात के अंदर है। सोम कागदर परियोजना कहाँ पर है? सोम कागदर परियोजना उदयपुर के अंदर है। सोम अमला कंबा डूंगरपुर के अंदर है। सोम अमला कंबा डूंगरपुर के अंदर है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ के अंदर है। आपको यह याद रहेगी, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ के अंदर है, जाखम बांध। ठीक है, अब आपको याद क्या करनी है? सोम कमला अंबा डूंगरपुर में है। ठीक है, और सोम कागदर परियोजना उदयपुर में है। कडाना बांध गुजरात में है। कागदी पिकअप बांसवाड़ा में है। कागदी पिकअप बांसवाड़ा में है। तो 2 तो बांसवाड़ा में है और 2 ही, एक है डूंगरपुर के अंदर और एक है उदयपुर के अंदर। तो सोम कागदर परियोजना उदयपुर में है। कडाना बांध गुजरात में है। कागदी पिकअप और माही बजाज सागर दोनों बांसवाड़ा में है। और अब देखते हैं माही बजाज सागर बांध के बारे में, क्योंकि यह तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध माना जाता है। ठीक है, तो माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, आपको तो याद रखना है। इसकी लंबाई है 3109 किलोमीटर माही बजाज सागर बांध की, जो कि माही नदी पर बना है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध माना जाता है। आदिवासी क्षेत्र व दक्षिणी राजस्थान में सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, फिर है जाखम बांध। जाखम तो प्रताप को दिए थे जखम, तो जाखम बांध कहाँ पर है? सीता माता बहने प्रतापगढ़ में है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा है। और अपन ने कितनी लंबाई देखी थी? 3109 मीटर लंबाई थी। सॉरी, किलोमीटर बोल दिया था शायद मैंने पीछे। तो 3109 मीटर लंबाई है। किसकी है लंबाई? माही बजाज सागर की है। ठीक है, और अपन देखें कि जाखम बांध है जो राजस्थान में सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर है। 81 मीटर है जिसकी ऊंचाई जाखम बांध की। ठीक है, फिर चलें आगे। पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी कहाँ से निकलती है? यह नया सानवरा गांव से निकलती है, सिरोही से, और इसकी लंबाई 226 किलोमीटर है। और यह कहाँ पे गिरती है? यह लिटिल कच्छ गुजरात के अंदर गिरती है। ठीक है, फिर देखें अपवास क्षेत्र इसका सिरोही में ही है ओनली। फिर इसकी सहायक कौन सी है? कुकड़ी सूकड़ी सीपू। कुकड़ी सूकड़ी सीपू, कुकड़ी सूकड़ी सीपू, ये किसकी है? पश्चिमी बनास की सहायक नदियां हैं। और इसके किनारे सिरोही के अंदर आबू ओडिशा नगर गुजरात का एक शहर है। ठीक है, मेन आपको क्या याद रखना है कि कुकड़ी सूकड़ी सीपू किसकी सहायक नदियां हैं? कुकड़ी सूकड़ी सीपू नदियां किसकी है? पश्चिमी बनास की सहायक नदियां हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि माही नदी की मैंने कौन कौन सी सहायक नदियां आपको बताई थी, तो वह थी अराव, अनास, चाप, मोरेन, सोम, जाखम। कौन सी? अराव, अनास, चाप, मोरेन, सोम, जाखम। मेरे पीछे दोहराएं तभी याद होगी दोस्तों। अराव, अनास, चाप, मोरेन, सोम, जाखम। अराव, अनास, चाप, मोरेन, सोम, जाखम। अराव, अनास, चाप, मोरेन, सोम, जाखम। फिर पढ़ते हैं साबरमती नदी। साबरमती नदी तो पदराना हिल्स उदयपुर से निकलती है और ये गिरती है खंभात की खाड़ी में। इसकी लंबाई है 416 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई है ओनली 45 किलोमीटर। ठीक है, और इसका मुख्यतः अपवास क्षेत्र उदयपुर में ही है। सहायक है इसकी वेत्रक से ही हतमती, मेश्रवा, मानसी, वाकल, माजम। रट लें दोस्तों इनको गीत की तरह हैं। साबरमती नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? वेत्रक से ही हतमती, मेश्रवा, मानसी, वाकल, माजम। वेत्रक से ही हतमती, मेश्रवा, मानसी, वाकल, माजम। ठीक है, किनारे अहमदाबाद और साबरमती और गांधीनगर हैं साबरमती नदी के किनारे। और इसकी सहायक नदियां कौन सी है? वेत्रक से ही हतमती, मेश्रवा, मानसी, वाकल, माजम।
वितरक सई हतमती मेष्ट्रवा मानसी वाकल माजम। इससे पहले हमने जो माही नदी पढ़ी थी उसकी सहायक नदियाँ कौन सी थी? अराव, अनास, चाप, मोरेन, सोम, जाखम। अराव, अनास, चाप, मोरेन, सोम, जाखम। और साबरमती नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? वितरक सई हतमती, वितरक सई हतमती, मेश्रवा मानसी वाकल माजम। ठीक है। और सूकड़ी और कुकड़ी किसकी थी? पश्चिमी बनास की थी। ठीक है। फिर देखें इसका अपवाह क्षेत्र मुख्यतः किस में है? इसका मुख्यतः अपवाह क्षेत्र गुजरात में है और इस तरीके से निकलती है साबरमती नदी। एक तरफ तो है गांधीनगर और दूसरी तरफ है अहमदाबाद। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। तो कुछ मुख्य पॉइंट है साबरमती जल सुरंग के बारे में। एक तो सही जल सुरंग देखें, उदयपुर से पाली के लिए सही जल सुरंग। मैंने आपको बताया था कि जब जवाई बांध में पानी की कमी होती है तो सही जल सुरंग ही, जो कि राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है, वही जवाई बांध को पानी उपलब्ध करवाती है। उदयपुर से पाली तक बनी हुई है और जवाई बांध को यह पानी की आपूर्ति कराती है। राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है मानसी वाकल जल सुरंग। ठीक है, मानसी वाकल जल सुरंग उदयपुर में है। और जलापूर्ति देखें, जलापूर्ति देवास परियोजना मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा, ठीक है, देवास परियोजना मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा बनाई गई थी। इस देवास परियोजना के लिए इसे मानसी वाकल जल सुरंग को बनाया गया था। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग मानी जाती है मानसी वाकल जल सुरंग। मानसी और वाकल जल सुरंग जो कि मानसी वाकल नदियों को जोड़ती है। फिर देखते हैं अंतः प्रवाह की नदियाँ। इससे पहले अपन एक बार दोहरा लेते हैं सभी चीज़ों को जितनी अभी तक पढ़ी है। कौन कौन सी? सबसे पहले अपन ने लूणी नदी पढ़ी थी जिसकी टोटल लंबाई 495 किलोमीटर है। राजस्थान में कितनी है? 350 किलोमीटर है। फिर हमने पढ़ी थी माही नदी जिसकी 576 किलोमीटर टोटल लंबाई है। राजस्थान में 171 किलोमीटर है। फिर पश्चिमी बनास की 226 किलोमीटर लंबाई है। और लास्ट में हमने पढ़ी थी कौन सी? साबरमती नदी जिसकी टोटल लंबाई कितनी है दोस्तों? जिसकी टोटल लंबाई है 416 किलोमीटर। राजस्थान में है 45। और कहाँ से निकलती है? लूणी नदी नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है। और फिर साबरमती कहाँ से निकलती है? साबरमती निकलती है पदराना हिल्स उदयपुर से निकलती है। और माही नदी कहाँ से निकलती है? मेहंद झील से निकलती है, एमपी से निकलती है। और पश्चिमी बनास कहाँ से निकलती है? नया सानवरा गांव सिरोही से निकलती है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि जो माही नदी है उसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? अराव, अनास, चाप, मोरेन, सोम, जाखम। अराव, अनास, चाप, मोरेन, सोम, जाखम। एकमात्र दाई नदी है लूणी नदी की, कौन सी है? दाई नदी है जोजड़ी नदी है। ठीक है। इसके अलावा हमने कुकड़ी और सूकड़ी पश्चिमी बनास की सहायक नदियाँ पढ़ी थी। और जो साबरमती है उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? वितरक सई हतमती, मेश्रवा मानसी वाकल माजम। वितरक सई हतमती, मेश्रवा मानसी वाकल वाजम। और हमने पढ़ा था जवाई बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है। और सबसे लंबा बांध राजस्थान का माही बजाज सागर बांध है जिसकी लंबाई 3109 मीटर है। ठीक है। और जवाई सुरंग में अगर जल आपूर्ति घट जाती है तो कौन पूर्ति करवाता है? वह आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है। फिर अंतः प्रवाह की नदियाँ का कितना प्रतिशत हिस्सा है? राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा है, 60% नदियाँ, या फिर अपवाह तंत्र का 60% अंतः प्रवाह की नदियों द्वारा अपवाहित होता है। ठीक है। सर्वप्रथम अपन क्विक रिवीजन करते हैं जैसे कि अपन ने किया था कौन सी नदियों का, जो कि गिरती है, कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में जो गिरती थी उनका अपन ने ऐसे रिवीजन किया था। वैसे ही अपन किसका रिवीजन करते हैं? जो अंतः प्रवाह की नदियाँ हैं उनका। ठीक है। तो सर्वप्रथम घग्गर नदी कालका पहाड़ी से निकलती है जो कि शिवालिक हिमालय का एक हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश से निकलती है घग्गर नदी और इसकी टोटल लंबाई 465 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई तो मात्र 100 किलोमीटर है। जहाँ पर अपन ने लूणी नदी को 495 पढ़ा था वहाँ पर याद रखा है आपको घग्गर नदी उससे थोड़ी सी कम है, 465 किलोमीटर है। वह 100 कितनी थी? राजस्थान में कितनी थी? 350 किलोमीटर थी, लेकिन यह राजस्थान में ओनली 100 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है। फिर देखें कांतली नदी खंडेला पहाड़ी सीकर से निकलती है, 100 किलोमीटर लंबी है कांतली नदी अंतः प्रवाह की नदी है मुख्यतः। साबी नदी सेवर पहाड़ी जयपुर से निकलती है, साबी नदी सेवर पहाड़ी जयपुर से निकलती है। गुड़गांव मैदान हरियाणा में विलुप्त हो जाती है क्योंकि अंतः प्रवाह की नदी है।
बाणगंगा नदी बेराट पहाड़ी जयपुर से निकलती है। बाणगंगा तो कहते हैं अर्जुन की गंगा, किसे कहते हैं? बाणगंगा नदी को कहते हैं दोस्तों। फिर है रूपा रेल या फिर वराह नदी। रूपा रेल या वराह नदी उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से निकलती है। उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से कौन सी नदी निकलती है? रूपा रेल नदी निकलती है। मोती झील भरतपुर के अंदर गिरती है रूपा रेल नदी। ठीक है, लंबाई आपको ओनली एक की ही याद रखनी है। काकनी, काकने या फिर मसूरदी नदी। काकनी, काकने या फिर मसूरदी नदी तो कोटड़ी गांव जैसलमेर से निकलती हैं और भुज झील जैसलमेर में ही विलुप्त हो जाती हैं। यह थी दोस्तों अंतः प्रवाह की नदियाँ। आगे अपन डिटेल्ड पढ़ेंगे। इससे पहले एक बार फिर दोहरा देता हूँ। घग्गर नदी, घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमालय की कालका पहाड़ी से निकलती है और कालका पहाड़ी किसका हिस्सा है? शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। इसकी टोटल लंबाई 465 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई ओनली 100 किलोमीटर है। फिर हमने देखी थी कांतली नदी, जो कि खंडेला पहाड़ी सीकर से निकलती है। इसकी लंबाई 100 किलोमीटर थी। साबी नदी सेवर पहाड़ी जयपुर से निकलती है और यह गुड़गांव के मैदान हरियाणा में विलुप्त होती है। बाणगंगा नदी, जिसे अर्जुन की गंगा कहते हैं, विराट पहाड़ी जयपुर से निकलती है। रूपा रेल नदी या वराह नदी, जो कि उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से निकलती है और मोती झील भरतपुर के अंदर विलुप्त होती है। काकनी, काकने या फिर मसूरदी नदी जैसलमेर के कोटड़ी गांव से निकलती है और भुज झील जैसलमेर में विलुप्त हो जाती है। फिर देखते हैं आगे डिटेल्ड वे के अंदर। घग्गर नदी प्राचीनतम नदी है और इसका नाम क्या था? सरस्वती नदी इसी का नाम था। मर्त नदी, नट नदी या फिर द्वशवती नदी भी कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, आपको यहाँ पर फंसा सकता है। आपको ऐसे दे देगा कि द्वशवती नदी कौन सी है? दशद्वती नदी लूणी नहीं है। दशद्वती नदी घग्गर नदी है। ठीक है, घग्गर नदी जिसकी लंबाई कितनी है? 465 किलोमीटर है। राजस्थान में कितनी है? 100 किलोमीटर है। ठीक है, फिर अपवाह क्षेत्र के उपनाम कौन से हैं? नाली और पाट हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर है। हाकरा पाकिस्तान में कहा जाता है घग्गर के अपवाह क्षेत्र को। ठीक है, फिर हिमालय से राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी है घग्गर नदी और भारत की सबसे लंबी अंतः प्रवाह नदी मानी जाती है घग्गर नदी। भारत की सबसे लंबी अंतः प्रवाह नदी मानी जाती है। पोखरण से मोहनगढ़ तक सरस्वती नदी का भूगर्भिक जलीय अवशेष मिला है। पोखरण से मोहनगढ़ तक, और जिसे क्या कहते हैं? चांदन नलकूप कहते हैं। और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 60 किलोमीटर इसकी लंबाई है और मीठा जल मिलता है। उसे ही सरस्वती नदी का जलीय अवशेष माना जाता है। घग्गर नदी ही सरस्वती नदी थी, जिसका प्राचीन नाम सरस्वती नदी था। घग्गर नदी की लंबाई 465 किलोमीटर है। हिमालय की श्रेणियों से जल बहाकर राजस्थान में लाने वाली नदी है। पाकिस्तान में हाकरा कहते हैं, नाली कहते हैं इसे हनुमानगढ़ में। फिर देखें दोस्तों कांतली नदी। कांतली नदी के बारे में आपको क्या बताया था मैंने? खंडेला पहाड़ी सीकर से निकलती है। कांतली नदी खंडेला पहाड़ी सीकर से निकलती है, 100 किलोमीटर है। कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? सीकर झुंझुनू में तोरावाटी के नाम से किस नदी के अपवाह तंत्र क्षेत्र को जाना जाता है? कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से जाना जाता है सीकर झुंझुनू में। इसके किनारे सुनारी सभ्यता खेतड़ी में है। खेतड़ी कहाँ है? झुंझुनू में। तो सुनारी सभ्यता किसके किनारे थी? हमें मिली है कांतली नदी के किनारे। गणेश्वर सभ्यता भी इसी के किनारे मिली है, जो कि नीम का थाना से है। गणेश्वर सभ्यता सीकर के अंदर है। ठीक है, फिर राजस्थान में सबसे लंबी अंतः प्रवाह की नदी। राजस्थान में स्थित सबसे लंबी अंतः प्रवाह की नदी जिसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। तो राजस्थान में सबसे लंबी अंतः प्रवाह की नदी किसे माना जाता है? खंडेला पहाड़ी से निकलने वाली कांतली नदी को माना जाता है। साबी नदी आ जाए, फिर अपवाह क्षेत्र इसका जयपुर अलवर के अंदर है। साबी नदी का अपवाह क्षेत्र जयपुर अलवर के अंदर है। साबी नदी सेवर पहाड़ी जयपुर से निकलती है और यह कहाँ पर विलुप्त हो जाती है? गुड़गांव मैदान हरियाणा में हो जाती है विलुप्त। किनारे इसके जोधपुरा सभ्यता है। साबी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता है और हाथी के दांत के अवशेष मिले हैं जोधपुरा सभ्यता के। और विलीन कहाँ पर होती है? गुड़गांव मैदान हरियाणा में होती है, ये मैंने आपको बता दिया है।
और फिर चलते हैं दोस्तों, अपन ने 50% कर लिया है हिस्सा लगभग कंप्लीट। बाण गंगा नदी, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, सहायक नदी है सूरी सवान पलासन गोमती नाला। सूरी सवान पलासन गोमती नाला। और इसका बाणगंगा का उपनाम क्या क्या है? अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं? बाणगंगा को। ताला नदी किसे कहते हैं? बाणगंगा को। रुंडित नदी किसे कहते हैं? बाणगंगा को कहते हैं। और मैंने आपको बताया था द्वस्तवती नदी किसे कहते हैं? घग्गर को कहते हैं। आदि खारी आदि मीठी नदी तो लूणी को कहते हैं। लूणी नदी तो नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है। टोटल लंबाई 495 किलोमीटर थी। राजस्थान के अंदर 350 किलोमीटर थी। और साबी नदी सेवर पहाड़ी जयपुर से निकलती है, गुड़गांव मैदान में विलुप्त हो जाती है। बाणगंगा नदी बैराट पहाड़ी जयपुर से निकलती है। घग्गर नदी कालका पहाड़ी से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से आती है। राजस्थान के अंदर 465 किलोमीटर लंबाई है इसकी और 100 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है। लेकिन कांतली नदी राजस्थान में सबसे लंबी अंतः प्रवाह की नदी है, जिसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। अर्जुन की गंगा नाम से ताला नदी के नाम से जानी जाती है। बाण गंगा नदी जिसकी सहायक नदी है सूरी सवान पलासन गोमती नाला। सूरी सवान पलासन गोमती नाला किसकी सहायक नदियां हैं? बाण गंगा की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे पूछ लूँ एक चीज़ और, कि जो माही नदी है उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार दोहरा देता हूं कि माही नदी की सहायक नदियां थी अराव अनास चाप मोरेन सोम जाखम। अराव अनास चाप मोरेन सोम जाखम माही। राव अनास चाप मोरेन सोम जाखम किसकी है? माही नदी की सहायक नदियाँ थी। और सुकड़ी और कुकड़ी किसकी सहायक नदियाँ थी? पश्चिमी बनास की सहायक नदियाँ थी। साबरमती नदी की कौन कौन सी थी? वेत्रक से ही हतमती मेश्वा मानसी वाकल माजम। वेत्रक से ही हतमती मेश्वा मानसी वाकल माजम। एकमात्र दाई नदी लूणी की कौन सी थी? जोजड़ी नदी थी। ठीक है, फिर चलते हैं दोस्तों आगे। बाणगंगा नदी, ठीक है, रुंडित नदी मैंने पढ़ा दिया था। वह नदी जो अपनी सहायक नदी में मिलने से पूर्व ही समाप्त हो जाए उसे रुंडित नदी कहते हैं। और यह दर्जा इसे 2012 में बाणगंगा को, अर्जुन की गंगा को दिया गया था, जो कि बैराट पहाड़ी जयपुर से निकलती है। बांध परियोजनाएं, एक तो है रामगढ़ बांध परियोजना जयपुर में, किस पे? बाणगंगा नदी पर है। अजान बांध भरतपुर के अंदर है। अजान बांध से केवलादेव नेशनल पार्क में जलापूर्ति देता है। अजान बांध किस नदी पर है? बाणगंगा नदी पर। इसमें जल की कमी होने पर इसमें पांचना बांध करौली से जलापूर्ति की जाती है। अजान बांध भरतपुर में अगर कमी हो जाए तो इसकी जल की आपूर्ति अजान बांध भरतपुर की कहाँ से की जाती है? पांचना बांध करौली से की जाती है, क्योंकि भरतपुर के बिल्कुल नज़दीक है करौली, जो कि इसके दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, रूपा रेल नदी। रूपा रेल नदी के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? रूपा रेल नदी को वराह नदी भी कहते हैं। उदयनाथ पहाड़ी अलवर से निकलती है रूपा रेल नदी। मोती झील भरतपुर में गिर जाती है रूपा रेल नदी, क्योंकि यह अंतः प्रवाह की नदी है। अपवा क्षेत्र इसका अलवर भरतपुर के अंदर है। रूपा रेल नदी का विलय होती है मोती झील भरतपुर के अंदर। रूपा रेल नदी कहाँ पर विलुप्त होती है? मोती झील भरतपुर के अंदर। रूपा रेल नदी कहाँ से निकलती है? उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से निकलती है। फिर देखें मोती झील के बारे में, भरतपुर में है, मीठे पानी की झील है, सिंचाई हेतु भी इसका यूज़ लिया जाता है। भरतपुर जिले की जीवन रेखा माना जाता है मोती झील को। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। इससे सुजान गंगा नहर निकालकर लोहागढ़ को जोड़ी गई है। सुजान गंगा लोहागढ़ को जोड़ी गई है, मोती झील से निकाली गई। ये मान लो मोती झील है, वहाँ से सुजान गंगा नहर निकाली गई और वह कहाँ पर ला गई? लोहागढ़ के चारों तरफ ला दी गई, जिससे कि उसमें कोई घुस ना सके। ये कौन सी है? सुजान गंगा नहर है मोती झील से। और मोती झील में कौन सी नदी आकर गिर जाती है? रूपा रेल नदी, जो कि उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है, अलवर से निकलती है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं आगे। काकनी या फिर काकने नदी, जिसे मसूरदी नदी भी कहते हैं। अर्जुन की गंगा तो बाण गंगा को कहते हैं। अर्जुन की गंगा को बाण गंगा को कहते हैं, जो कि बैराट पहाड़ी जयपुर से निकलती है। काकनी नदी जैसलमेर के कौन से? कोटड़ी गांव से निकलती है, इसे मसूरदी नदी भी कहते हैं। इसके अपवाह क्षेत्र जैसलमेर में मुख्यतः विलय हो जाती है बुझ झील जैसलमेर, जो कि एक मीठे पानी की झील है। बुझ झील जैसलमेर मीठे पानी की झील है। और रूपा
देखें रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मैथा, यह भी अंतः प्रवाह की नदियां हैं। अंतः प्रवाह का कितना प्रतिशत राजस्थान के अपवाह क्षेत्र में है, तो वह है 60% हिस्सा है अंतः प्रवाह नदियों का। ठीक है, फिर देखें कि जो सांबर नदी है, सॉरी ये है सांबर झील। ठीक है, तो सांबर झील में कैसे याद करनी है कि कौन कौन सी नदियां आकर गिरती हैं, तो आप तो ऐसे याद रखें रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मैथा, ऐसे घड़ी की दिशा में। पहले रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मैथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मैथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मैथा, याद कर ली चारों। फिर देखें कि रूपनगढ़ अजमेर से निकलती है, खारी नागौर से निकलती है, खंडेला सीकर से निकलती है, और इसके अलावा मैथा कहाँ से निकलती है, जयपुर से निकलती है मैथा, और मनोहरपुर पहाड़ी से निकलती है मैथा। ठीक है, मनोहरपुर पहाड़ी से मैथा या फिर मैडा, यह सांबर में गिर जाती है। सांबर जो झील है उसकी लंबाई कितनी है, 36 किलोमीटर है। और सांबर कौन कौन से जिलों में फैली हुई है, एक तो जयपुर में है, अजमेर में है, नागौर में फैली हुई है। जयपुर, अजमेर, नागौर में है। ठीक है, तो 2 संभाग के अंदर आती है, एक तो जयपुर संभाग आ गया और दूसरा आ गया अजमेर संभाग आ गया दोस्तों। तो अपने क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सांबर झील कितने संभाग में फैली हुई है, 2 संभाग में फैली हुई है। इसके अंदर कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मैथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मैथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मैथा। ठीक है दोस्तों, फिर इसकी लंबाई कितनी है, 36 किलोमीटर है। और अब चलते हैं आगे। सांबर में सर्वाधिक नमक लाती है मैथा नदी, जो कि मैथा नदी कहाँ से मैंने बताई थी आपको, मेंढा या फिर मैथा, जयपुर से मैंने आपको बताई थी। ये सर्वाधिक क्या है, इसमें नमक लाती है। सांबर अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का ही उदाहरण है, अर्थात चारों ओर से नदियां आकर मिलती हैं। रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मैथा मैंने आपको बताया था, चारों ओर से आकर सांबर में नदियां मिलती है। बालसन किसे कहते हैं, पर्वतों से घिरा हुआ जल बेसिन, या फिर किसके अंदर, मरुस्थल के अंदर घिरा हुआ ऐसा क्षेत्र, मरुस्थल के अंदर तो घिरा हुआ क्षेत्र देश हरो कहलाता है, लेकिन बालसन कहलाता है क्या, पर्वतों में से घिरा हुआ ऐसा जल क्षेत्र जिसके चारों ओर घास फूस उग जाते हैं, हरा भरा क्षेत्र होता है। नदी बेसिन को उनको बालसन कहा जाता है। ठीक है, फिर एक और चीज़ देखें, हिंदुस्तान सांबर सॉल्ट लिमिटेड। हिंदुस्तान सांबर सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 में की गई थी, जो कि नमक का उत्पादन करता है सांबर झील से। सांबर झील में कौन कौन सी नदियाँ आकर गिरती है, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मैथा। सर्वाधिक नमक लाती है मैथा नदी, जो कि जयपुर से आती है। और रूपनगढ़ नदी कहाँ से आती है, रूपनगढ़ अजमेर से आती है। रूपनगढ़ खारी नदी नागौर से आती है। और रूपनगढ़ खारी खंडेला कहाँ से आती है, खंडेला आती है सीकर से, खंडेला आती है सीकर से। मैथा कहाँ से आती है, जयपुर से। ठीक है, बालसन मैंने आपको बता दिया। और यह होगी अंतः प्रवाह की नदियाँ। एक बार दोस्तों मैं वापिस से दोहरा देता हूँ। ठीक है, तो सर्वप्रथम अपन प्रारंभ करते हैं लूणी नदी से, या फिर पहले देखें अरब सागर का प्रतिशत अपवाह क्षेत्र में योगदान 17% है, और अंतः प्रवाह की नदियों का कितना है, 60% है। राजस्थान में सबसे अधिक अंतः प्रवाह की नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली 23% नदियां हैं, या फिर अपवाह क्षेत्र में 23% योगदान है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का। ठीक है, राजस्थान की जल विभाजक अरावली को माना जाता है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां एक तो लूणी है, माही है, पश्चिमी बनास है, साबरमती है। लूणी नदी नागपाड़ी अजमेर से निकलती है, 495 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान में 350 किलोमीटर लंबी है। लूणी नदी तो कच्छ के रण गुजरात में गिर जाती है। माही नदी मेहंद झील मध्य प्रदेश से निकलती है, 576 किलोमीटर लंबी है, लेकिन राजस्थान में 171 किलोमीटर लंबी है। और माही नदी खंबात की खाड़ी गुजरात में या फिर अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद है पश्चिमी बनास, जो कि कहाँ से निकलती है, पश्चिमी बनास निकलती है, पश्चिमी बनास तो निकलती है नया सानवरगा सिरोही से।
पश्चिमी बनास नया सानवरा सिरोही से, पश्चिमी बनास नया सानवरा सिरोही से निकलती है और इसकी लंबाई है 226 किलोमीटर। लिटिल कच्छ में गिरती है। साबरमती नदी पदराना हिल्स उदयपुर से निकलती है। साबरमती नदी गुजरात में मुख्यतः इसका उपवा क्षेत्र है। इसकी लंबाई 416 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में ओनली 45 किलोमीटर है। फिर मैंने आपको बताया था माही नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है, अराव, अनास, चाप, मोरेन, सोम, जाखम है। और मैंने आपको बताया साबरमती नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। साबरमती नदी की है वेत्रक सही हतमती मेश्वा मानसी माकल माजम, वेत्रक सही हतमती मेश्वा मानसी माकल वाजम। ठीक है। सोम जाखम माही, सोम जा माही मैंने बताया था। सोम जाखम माही तो त्रिवेणी संगर बांसवाड़ा केंद्र बनाता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। इसके अलावा कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, माही नदी काटती है। अर्जुन की गंगा तो बाणगंगा नदी को कहा जाता है। मरुस्थल के प्रदेश में सबसे लंबी नदी लूणी नदी को माना जाता है। ठीक है। सुकड़ी, कुकड़ी, सीपू नदी पश्चिमी बनास की सहायक नदियां हैं। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध है, सॉरी सबसे लंबा बांध कौन सा है, सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर बांध, 3109 मीटर है। ठीक है। 3109 मीटर लंबा है। और सबसे ऊंचा कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध है राणा प्रताप सागर या फिर जाखम बांध, सॉरी जाखम बांध प्रतापगढ़ के अंदर है। और सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध, 81 मीटर ऊंचा है। ठीक है। फिर मैंने बताई थी आपको घग्गर नदी जिसकी लंबाई 465 किलोमीटर है, राजस्थान में 100 किलोमीटर है। कालका पहाड़ी से आती है, शिवालिक की श्रेणियों से, हिमाचल प्रदेश से आती है, राजस्थान में हिमालय से आने वाली एकमात्र नदी है और यह अंतः प्रवाह की नदी मानी जाती है। इसमें नाली कहते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़ में, और हाकरा इसके अपवाद क्षेत्रों को कहते हैं पाकिस्तान में। और कांतली नदी खंडेला सीकर से निकलती है, 100 किलोमीटर लंबी है, राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है कांतली नदी। और साबी नदी सेवर पहाड़ी जयपुर से निकलती है और गिर जाती है किसमें, गुड़गांव के मैदान हरियाणा में। बाण गंगा नदी, अर्जुन की गंगा नदी बैराठ पहाड़ी जयपुर से निकलती है, मिल जाती है मोती झील भरतपुर के अंदर। रूपा रेल या फिर वराह नदी, रूपा रेल या वराह नदी उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से निकलती है रूपा रेल नदी, और मोती झील भरतपुर में गिरती है। ठीक है। काकनी या फिर काकने मसूरनी नदी कोटड़ी गांव जैसलमेर से निकलती है, भुज झील के अंदर गिरती है काकनी या फिर काकने नदी। तोरावाटी तो कांतली के अपवा क्षेत्र को कहा जाता है, जो कि खंडेला पहाड़ी सीकर से निकलती है, 100 किलोमीटर लंबी है, 100 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। फिर देखिए सांबर झील में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, रूपनगढ़ खारी खंडेला मेहता, रूपनगढ़ खारी खंडेला मेहता, रूपनगढ़ अजमेर से निकलती है, खारी नदी नागौर से निकलती है, खंडेला सीकर से। मेहता नदी तो जयपुर के मनोहरपुर पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। फिर चलते हैं आगे कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती है, तो मुख्यतः इसकी भी 4 नदियां में पढ़नी है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, चंबल नदी जानापाव पहाड़ी इंदौर से आती है, मध्य प्रदेश से। आपको तो यह याद रखना है, चंबल जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश। ठीक है। कितनी लंबाई है टोटल, 965 किलोमीटर लंबाई है। राजस्थान में इसकी कितनी लंबाई है, 135 किलोमीटर लंबाई है। यमुना में इटावा यूपी में मिल जाती है। देखें मध्य प्रदेश से आई और यूपी में मिल गई। ठीक है। तो राजस्थान से गुजरती है, 135 किलोमीटर निकल जाती है होती हुई चंबल नदी। टोटल लंबाई कितनी है, 965 है, जहां पर आपने 465 किसकी पढ़ी थी, कमेंट बॉक्स में बताएं या फिर मैं बता दूं, 465 आपने पढ़ी थी घग्गर नदी की लंबाई। ठीक है। और फिर पढ़ते हैं बनास नदी खमनोर पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। बनास नदी 512 किलोमीटर लंबी है और चंबल में रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में मिल जाती है। ठीक है। तो जहाँ पर बनास नदी चंबल में मिलती है उसको रामेश्वरम घाट कहा जाता है और वह सवाई माधोपुर में है। लंबाई बनास नदी की 512 किलोमीटर, खमनोर पहाड़ी राजसमंद से निकलती है बनास नदी। बेड़च या फिर आयड़ नदी गोगुंदा हिल्स उदयपुर से निकलती है। बेड़च नदी गोगुंदा हिल्स उदयपुर से निकलती है और बनास नदी में मिल जाती है, बनास नदी मिल जाती है भीलवाड़ा के अंदर। कौन सी, बेड़च या फिर आयड़ नदी। ठीक है। गंभीरी नदी सपोट्रा तहसील करौली से निकलती है, गंभीर सपोट्रा करौली। ठीक है। और यमुना में मैनपुरी उदयपुर में मिल जाती है। तो मुख्यतः अपने को इसके अंदर चंबल और अन्य 3 नदियों को
पढ़ना है। वापस दोहरा देता हूँ, जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी, 965 किलोमीटर लंबी है, लेकिन राजस्थान में 135 किलोमीटर लंबी है। इटावा यूपी में मिल जाती है। बनास नदी खमनोर पहाड़ी राजसमंद से निकलती है और चंबल में रामसरम घाट में मिल जाती है। सवाई माधोपुर में 512 किलोमीटर लंबी है। बनास नदी बेड़च या फिर आयड़ नदी कहाँ से निकलती है? गोगुंदा हिल्स उदयपुर से निकलती है बेड़च या फिर आयड़ नदी, और बनास भीलवाड़ा में मिल जाती है, बनास में बेड़च नदी। और फिर गंभीरी नदी जो कि सपोट्रा तहसील करौली से निकलती है, और यमुना मैनपुरी में उदयपुर यूपी में मिल जाती है, यमुना नदी में गंभीरी नदी। ठीक है, फिर पढ़ते हैं दोस्तों चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अपवा क्षेत्र इसका 84गढ़ चंबल से होता हुआ, कैसे 84गढ़ से चंबल से प्रवेश करती है, ठीक है, राजस्थान में। फिर कोटा, बूंदी, फिर डांग क्षेत्र कौन कौन सा? करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर लास्ट में। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि चंबल पहले 84गढ़ से अंदर घुस गई राजस्थान में, फिर कोटा बूंदी, दोनों में कोटा और बूंदी, फिर करौली, फिर सवाई माधोपुर, फिर धौलपुर। ना तो दोस्तों इसमें भरतपुर है ना ही अलवर है। ठीक है, ध्यान रखना, सवाई माधोपुर और धौलपुर है। धौलपुर से आगे ये इटावा में यूपी में क्या है, किस में मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती हैं। और चंबल नदी के उपनाम क्या है? एक तो है चरमवती नदी। द्वशवती नदी किसका था? लूणी नदी का। ठीक है, द्वशवती नदी लूणी नदी का था। ठीक है, और लूणी नदी का नाम द्वशवती नहीं था, लूणी नदी का नाम था आदि खारी आदि मिट्टी। द्वशवती नदी तो घग्गर नदी का नाम था। क्या था? द्वशवती नदी घग्गर नदी का उपनाम था। या फिर मर्त नदी, नट नदी, द्वशवती नदी घग्गर नदी का उपनाम था। ठीक है, चरमणवती नदी आपको याद रहेगा। कामधेनु और बारहमासी नदी चंबल को कहते हैं, क्योंकि पूरे साल भर यह पानी इसमें चलता रहता है। एक चित्र दिखा देता हूं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे रट लें। ठीक है, सर्वप्रथम देखें आहू नदी किस में आ रही है? काली सिंध नदी यहाँ से जा रही है। ठीक, काली सिंध में मिल गई आहू नदी। ठीक है, आहू और काली सिंध। ठीक है, यहाँ पर है गागरोनगढ़ झालावाड़ में। ठीक है, ध्यान रखना, काली सिंध और आहू नदी। ठीक है, फिर देखें कि परवन नदी, ये है परवन नदी। ठीक है, फिर पार्वती नदी। ठीक है, परवन के बाद परवन, पार्वती, सीप, फिर सीप। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या क्या याद रखनी है? अपने को याद रखनी है एक तो काली सिंध, परवन, पार्वती, सीप। काली सी परवन पार्वती सीप, काली सी परवन पार्वती सीप, काली सिंध परवन पार्वती सीप। ठीक है, काली सिंध परवन पार्वती सीप। ठीक है, याद होगी। फिर देखें आप, जो चंबल नदी जा रही है उसके कौन से हिस्से में, उसके कौन सा हिस्सा पड़ेगा? ये वाला हिस्सा पड़ेगा उसका, ये वाला लेफ्ट हैंड वाला। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का हिस्सा है, उसमें खमनोर राजसमंद से निकलती हुई बनास अंदर आ जाती है चंबल नदी में। तो इस तरफ की दो नदियां याद रखनी है, एक तो मेज, एक बनास। ठीक है, मेज और बनास नदियां चंबल में मिल जाती है। इस तरफ से अपने कौन सी पढ़ी थी? काली सिंध परवन पार्वती सीप, काली सिंध परवन पार्वती सीप। और इस तरफ से मेज बनास। ठीक है, और जानापाओ पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश से कौन सी नदी? चंबल नदी। और इटावा के अंदर यमुना में मिल जाती है, ये यमुना नदी जा रही है यहाँ से, और ये आ जा रही है चंबल नदी। ये है जानापाओ की पहाड़ियाँ, और फिर यहाँ से निकलती है कौन सी नदी? काली सिंध नदी। ये है परवन नदी, काली सिंध के अंदर मिल जाती है आहू नदी, फिर है पार्वती नदी, फिर है कौन सी नदी? सीप नदी आ जाती है, फिर है मेज, फिर है बनास नदी। ठीक है दोस्तों, और अब चलते हैं आगे इसके अंदर। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, एमपी में सर्वप्रथम। फिर है राणा प्रताप सागर कोटा में है, फिर है जवाहर सागर बांध कोटा में है, और फिर है कोटा बैराज। कई बार इनका चंबल नदी पर क्रम पूछा जाता है। सर्वप्रथम है, देखो ऐसे मान लो कि ऐसे जा रही है चंबल नदी। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में है गांधी सागर बांध,
फिर है राणा प्रताप सागर बांध, ठीक, फिर क्या है राणा प्रताप सागर बांध, फिर है जवाहर सागर बांध, फिर है जवाहर सागर बांध, फिर है कोटा बैराज, फिर है कोटा बैराज। ये जा रही है चंबल, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और फिर है कोटा बैराज। ठीक है, याद रखें। गांधी सागर कहाँ पर है? एमपी में है। राणा प्रताप सागर कोटा में है। जवाहर सागर भी कोटा में है। ठीक है, और फिर देखें कि 5 नंबर मैंने ऊपर चित्र में जो दर्शाया है वह क्या था? बिसलपुर बांध था, जो कि बनास नदी पर टोंक में बना हुआ है। ठीक है, कहाँ पर है 5 नंबर? ये रहा 5 नंबर। ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक, ये रहा। ठीक है, और फिर आप इनको थोड़ा सा देख लें, मैं छोटा कर लेता हूँ इसको। ठीक है, फिर हरीशचंद्र सागर काली सिंध कोटा पर है। हरीशचंद्र सागर काली सिंध कोटा पर है, 6 नंबर। ठीक है, फिर गागरोन दुर्ग काली सिंध और राहू नदी मैंने आपको बताया था, 7 नंबर ये रहा। ठीक है, गागरोन दुर्ग और काली सिंध, गागरोन दुर्ग काली सिंध और राहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। शेरगढ़ दुर्ग 12 में है, परवन नदी पर है। कहाँ पर है? 8 नंबर। देखें, ये परवन नदी जा रही है और ये देखो 8 नंबर, यहाँ पर शेरगढ़ दुर्ग 12 में है। फिर त्रिवेणी संगम कहाँ बन रहा है? चंबल बनास सीप 9 नंबर पर बन रहा है त्रिवेणी संगम, और 9 नंबर कहाँ है? ये रहा। कौन कौन सी आ रही है? एक तो चंबल, फिर बनास और फिर सीप। तो ये आप याद रखना, एक एक चीज़ याद करें दोस्तों, आपको आराम से हो जाएगी। जैसे कि ये चंबल नदी जा रही है, ये बनास नदी आ गई और ये सीप नदी आ गई। तो बनास और सीप एक ही जगह मिलती है चंबल में, और ये चंबल नदी जा रही है और यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है, तीनों नदियाँ मिलकर। इसके अलावा हमने पढ़ी थी मेज नदी। ठीक है, फिर चलते हैं दोस्तों आगे, एक एक करके याद करते हैं। ठीक है, काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देवास एमपी से होता है काली सिंध नदी का, और प्रवाह इसका झालावाड़ और बारां के अंदर आता है। ठीक है, चंबल में नानेरा नामक स्थान पर मिलती है। सहायक नदियां हैं परवन, उजाड़, निवाज, आहू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें रट लें। परवन, उजाड़, निवाज, आहू। परवन, उजाड़, निवाज, आहू किसकी सहायक नदियां हैं? काली सिंध नदी की सहायक नदियां हैं परवन, उजाड़, निवाज, आहू। देवास से उद्गम होता है काली सिंध नदी का, और फिर प्रवाह इसका झालावाड़ बारां में है। एमपी से आती है काली सिंध नदी, देवास से उद्गम होता है, और नानेरा में चंबल में मिल जाती है। और सहायक नदियां हैं परवन, उजाड़, निवाज, आहू। परवन, उजाड़, निवाज, आहू। ठीक है, तो पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सीहोर एमपी से होता है। सीहोर एमपी से होता है। चंबल में पालिया सवाईमाधोपुर में मिल जाती है। सहायक है इसकी अंधेरी, रेतरी, अहेली, कूल। अहेरी, रेतरी, अंधेरी, कूल। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन जो आगे की नदियां हैं जैसे बामणी, मेज, परवन नदी है, बनास नदी है, बिसलपुर बांध वगैरह जो बनास नदी की सहायक नदियां हैं, वो सभी हम अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो प्लीज़ आप सेकंड पार्ट को ज़रूर देखें और बार बार इन चीज़ों को अपने मुँह से दोहराएं। आपको अवश्य ही ये चीज़ें याद हो जाएगी, और बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ों से बनाई हुई है मेरी। एक तो स्प्रिंग बोर्ड से बनाई हुई है, दूसरी हरिमोहन सक्सेना सर की जो बुक है उससे ये वीडियोज़ बनाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।